स्टार्ट कर रहे हैं। रेशो में देखें, हमारे पास चार तरह की रेशोज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास लिक्विडिटी रेशो होती है, फिर हमारे पास टर्नओवर रेशो होती है, फिर हमारे पास सॉल्वेंसी रेशो होती है और फिर हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है। आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ना बाज़ औक़ात क्वेश्चन देगा और बाज़ औक़ात कहेगा कि नोट लिखें, करंट रेशो पे नोट लिखें, क्विक रेशो पे नोट लिखें, वर्किंग कैपिटल रेशो पे नोट लिखें। तो आपके पेपर में वो इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ रेशोज, और उसमें लिक्विडिटी रेशो पहली शुरू करने लगा। लिक्विडिटी रेशो होती है वो रेशो जिसके अंदर आगे तीन टाइप्स होती हैं: करंट रेशो, क्विक रेशो और कैश रेशो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है दो। करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं और एसेट टेस्ट रेशो को लिक्विडिटी रेशो या क्विक रेशो भी बोलते हैं। करंट रेशो होती क्या है? सर, जब करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज पे डिवाइड करते हैं तो करंट रेशो आती है। करंट एसेट्स क्या होते हैं? कैश, बैंक, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड। ये जो है ये करंट एसेट्स हैं। ये सारे क्या हैं? करंट एसेट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग बिल्स, अनअर्न्ड इनकम, ये करंट लाइबिलिटीज हैं। आपने इनको याद करना है। याद करोगे तो काम चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। पहली रेशो मैंने करवा दी, करंट रेशो। अब पेपर में वो कहेगा नोट लिखें, तो नोट के मैं आपको अलग से हैंडआउट्स भेजने लगा हूँ। मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने इसके लिए अलग से नोट्स बनाए हुए हैं। मैं वो आपको नोट्स भेजूंगा कि नोट किस तरह से लिखना है। अगर नोट किस तरह से लिखना है उसके लिए मैं ये आपको नोट भेजने लगा हूँ। आपने प्लीज इसको जरा देख के रखना है और इसके मुताबिक आपने इसको चलाना है। ठीक है, ये नोट्स हैं, ये रेशो के नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। आपने फार्मूले उधर से देखने हैं जहां से मैंने आपको बताए हैं। ये करंट रेशो पे एक नोट लिखा हुआ है। ये करंट रेशो पे नोट लिखा हुआ है। इन नोट से पढ़ लीजिएगा, इन नोट से पढ़ लीजिएगा। करंट रेशो से सर आपने क्या अगर जी बोले। सर अगर पेपर में फार्मूला ही लिख लिया जाए तो डेट्स इनफ। नहीं, नहीं है ना, उसके बारे में ये हल्की सी डेफिनेशन भी लिखनी है, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है। करंट रेशो क्या मैयर करती है? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पेमेंट की एबिलिटी को मैयर करती है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं जो थोड़े अरसे में आपने पेमेंट्स करनी है ना, जो थोड़े अरसे में आपने पेमेंट्स करनी है, उन पेमेंट्स को करने की जो एबिलिटी होती है ना कंपनी की, उसको हम कहते हैं करंट रेशो। करंट रेशो होती है कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पेमेंट करने की एबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? करंट रेशो बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? करंट रेशो बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम चलने लगे हैं नेक्स्ट रेशो की तरफ। मैं अब आपको डेफिनेशन के नोट्स यहाँ से भेजूंगा, अलबत्ता आपने याद वहां से करने हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने नोट वो आपको भेज देने हैं नोट्स। आपने जब डेफिनेशन वगैरह तैयार करनी है वहां से। क्विक रेशो, क्विक रेशो होती है, क्विक एसेट्स ऊपर आते हैं, करंट लाइबिलिटी नीचे आती है। क्विक एसेट्स में होते हैं जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करते हैं तो क्विक एसेट्स आते हैं। और करंट लाइबिलिटी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैश रेशो होती है कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को आपने ऐड करना है और करंट लाइबिलिटी पे डिवाइड कर देना है। पहली रेशो खत्म हो गई, पहली रेशो खत्म हो गई जिसको हम कहते हैं करंट रेशो। दूसरी रेशो है हमारे पास टर्नओवर रेशो। दूसरी रेशो है टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, फिर अब डेटर कलेक्शन पीरियड, कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर और टोटल एसेट टर्नओवर। सबसे पहले आ जाए स्टॉक टर्नओवर पे। हमने सीजीएस को ऊपर रखना है। सीजीएस क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये कैसे निकलती है क्वेश्चन के एंड में आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन के एंड में समझाऊंगा। और एवरेज स्टॉक को आपने नीचे रखना है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? जब हम जब हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। जब हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्टॉक आता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर, एवरेज स्टॉक नीचे, तो हमारी स्टॉक टर्नओवर निकल आएगी। डेटर टर्नओवर, क्रेडिट सेल्स ऊपर, एवरेज डेटर नीचे। एवरेज डेटर क्या होते हैं? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो आपके क्या निकल आएंगे? एवरेज डेटर्स निकल आएंगे। एवरेज डेटर्स निकल आएंगे। ठीक हो गया बच्चों।
नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर टर्नओवर, क्रेडिट परचेजेस ऊपर और एवरेज क्रेडिटर नीचे। क्रेडिट परचेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जब हम नेट सेल्स को ऊपर वर्किंग कैपिटल को नीचे रखते हैं। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ी थी वर्किंग कैपिटल रेशो, यहाँ अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी वर्किंग कैपिटल रेशो, वो और चीज है। वर्किंग कैपिटल जो अकेला है वो और चीज है। जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अच्छा, अगर आपने क्रेडिट सेल क्वेश्चन में नहीं गिवन तो कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे। टोटल सेल में से कैश सेल्स को माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे। फिक्स एसेट टर्नओवर कैसे निकलता है, जब हम सेल्स को नेट फिक्स एसेट्स पे डिवाइड करते हैं तो हमारा फिक्स एसेट टर्नओवर आ जाता है। सेल्स को फिक्स एसेट पे जब डिवाइड करते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है, 365 ऊपर, एवरेज डेटर्स टर्नओवर नीचे। अब डेटर्स टर्नओवर आता कहां से है सर, ये अभी हमने ऊपर निकाला है रेशो नंबर 2 में। और एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलता है, 365 को क्रेडिटर टर्नओवर पे आपने डिवाइड कर देना है। अच्छा, उसके अलावा नोट्स आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी, मैंने नोट्स आपको भेजनी है। सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है, पहली सॉल्वेंसी रेशो होती है डेट टू इक्विटी, यानी लॉन्ग टर्म डेट को इक्विटी पे डिवाइड करना है। लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे बनते हैं, मॉर्गेज, लोन और डिवेंचर, जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म डेट बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, लॉन्ग टर्म डेट बन जाते हैं। जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक हो गया चैंपियंस। उसके बाद हमें कहता है बच्चों, ये जो है ना इक्विटी, इसको हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। तो शेयर होल्डर फंड या इक्विटी कैसे निकलती है सर, कैपिटल में रिजर्व्स और प्रॉफिट को ऐड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस, तो हमारा क्या निकल आएगा, इक्विटी निकल आएगी। प्रोप्राइटरी रेशो क्या होती है, जब हम इक्विटी को टोटल एसेट्स पे डिवाइड करते हैं तो प्रोप्राइटरी रेशो निकल आती है। इक्विटी मैंने आपको बता दी है और टोटल एसेट्स आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको इधर नीचे मैंने एक लिस्ट दी हुई है टोटल एसेट्स की, ये देखें। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये तमाम के तमाम आपके क्या हैं, ये तमाम के तमाम आपके टोटल एसेट्स हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशो। जब आप इक्विटी हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, उसको हम इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी पे डिवाइड करेंगे और वो डिवेंचर्स होती हैं। वो क्या होती हैं, डिवेंचर्स। जब आप इक्विटी को डिवेंचर्स पे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल आएगी, कैपिटल गियरिंग रेशो। फिक्स एसेट रेशो होती है, फिक्स एसेट्स ऊपर, लॉन्ग टर्म फंड्स नीचे। फिक्स एसेट्स मैंने अभी आपको बताए हैं। फिक्स एसेट्स कौन से हैं सर, आपने बताया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे फिक्स एसेट्स हैं। और आपको मैंने बताया लॉन्ग टर्म फंड्स। सर जब हम इक्विटी को और लॉन्ग टर्म फंड्स को, डेट्स को ऐड करेंगे तो लॉन्ग टर्म फंड्स बन जाएंगे। ऐसा जब हम शेयर होल्डर फंड को और लॉन्ग टर्म डेट्स को ऐड करेंगे तो हमारे ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलती है, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, सेल्स नीचे, 100 से मल्टीप्लाई तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। जी जी सर वो दो तरह से क्वेश्चन कर सकता है, या फिर वो न्यूमेरिकल की सूरत में कहेगा कि इसका ये फिक्स एसिड रेशियो निकालो, या फिर वो कह देगा कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन फिक्स एसिड रेशियो। तो हमने सिर्फ फार्मूला लेके एक्सप्लेन करना होगा कि हमें सबसे पहले नेट आप प्रॉफिट सही दिया कह रहे होगा, हैं, उसको सही कह लॉन्ग रहे हैं, टर्म सही फंड। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशो में क्या होता है, नेट प्रॉफिट ऊपर, सेल पे डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या होता है, नेट नहीं सर, प्रॉफिट ऊपर। मैं कह रहा मैं मैं सर कह रहा हूँ कि वो दो तरह से हमें क्वेश्चन दे सकता है ना पेपर में, कि जी मैं या फिर आपसे वो एग्री हूं, कह देगा कि डिफाइन मैंने एंड आपको बता एक्सप्लेन। दिया, बता दिया। और कोई सवाल, इससे आगे चलो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है नेट प्रॉफिट ऊपर, इक्विटी नीचे। इक्विटी का फार्मूला होता है कैपिटल में प्रॉफिट ऐड, रिजर्व ऐड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड क्या होता है, नेट प्रॉफिट ऊपर और शेयर होल्डर फंड नीचे। शेयर होल्डर फंड इक्विटी को बोलते हैं।
शेयर होल्डर फंड इक्विटी को बोलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऊपर और कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी प्लस फिक्स एसेट्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है अर्निंग पर शेयर। जब आप नेट इनकम को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। जब आप मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को अर्निंग पर शेयर पे डिवाइड करेंगे तो प्राइस अर्निंग निकल आएगी। और जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को इंटरेस्ट पे डिवाइड करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल लेवरेज रेशो निकल आएगी। लास्ट हमारे पास है MB रेशो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ शेयर। उसको कहते हैं MB शेयर। मार्केट वैल्यू शेयर की वो होती है जो मार्केट में होती है, और बुक वैल्यू वो होती है जो कंपनी की बुक्स में होती है, यानी कंपनी ने जो किताबों में लिखी हुई होती है। लेवरेज रेशो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं तो आप ये भी, लेवरेज रेशो अगर सिंपल हो ना, एक फाइनेंशियल लेवरेज है, एक लेवरेज है। तो डेट को जब इक्विटी पे डिवाइड करेंगे तो लेवरेज आएगी। नेट वर्थ रेशो, नेट इनकम को शेयर होल्डर इक्विटी पे डिवाइड कर देना, ये हम ऑलरेडी ऊपर भी देख चुके हैं डिफरेंट नाम के साथ। एक चीज मैं बहुत अहम आपको बताने लगा हूँ, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। सेल में से जब हम CGS को माइनस करते हैं, सेल में से, इसको बोलते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। सेल में से जब हम CGS को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक ही चीज के चार नाम मैंने बताए हैं, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग इन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसमें से आप इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, और टैक्सेस को माइनस करेंगे तो नेट इनकम आएगा। एक और चीज आपको बता दूं, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दी हुई होती, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दी हुई होती, आप खुद बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे बनाएंगे? ओपनिंग स्टॉक आपको दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक में आप परचेजेस को ऐड करेंगे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इस तरह की जो चीजें हैं, परचेजेस को आप ऐड करेंगे, परचेजेस को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और क्या करेंगे, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड मैंने दो बताए हैं आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से बताए हैं? कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड, उनको भी ऐड करेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को। तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। बैलेंस शीट मैंने आपको बता दी कि इसमें एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होती हैं। एसेट्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? करंट एसेट्स और बच्चों फिक्स एसेट्स। करंट एसेट की लिस्ट सामने है, करंट लायबिलिटीज की लिस्ट सामने है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की लिस्ट सामने है, शेयर होल्डर इक्विटी की लिस्ट सामने है। ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस पे एक और लेक्चर कंडक्ट करूंगा और वो क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। आज आप लोगों ने ये पेज मुझे तैयार करके देना है, उसके अलावा आपने जो इस यानी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे आपने तैयार करके देना है। कल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को।